नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्ज़ाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको हम यही बता देते हैं, इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वह कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे होता है। यह क्वेश्चन आपका तर्क आधारित होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। बच्चा क्वेश्चन को पढ़ेगा तभी कंफ्यूज हो जाएगा इसमें एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, आपको लगेगा ये 4 के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि चारों ऑप्शन सही तो लगते हैं, लेकिन उसमें से सही सिर्फ एक ऑप्शन होगा। वह कौन सा ऑप्शन होगा? जो सबसे ज़्यादा सही होगा। इसलिए आप क्वेश्चन को रटने का प्रयास न करिए कि हम क्वेश्चन को रट के पास हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। आपके दोस्तों, इस चैनल पर 2011 से लेके अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली पढ़ाया जा रहा है। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका जो 7 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 7 फरवरी 2023 में। इसी दिन ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसको हम सब सबसे पहले पेपर 1 को कंप्लीट कर रहे हैं। पेपर 1 के अंतर्गत आज हम सब हिंदी के जो क्वेश्चन है उसको हम सब कवर करेंगे। बहुत बच्चे होते हैं जो हिंदी को बहुत लाइटली नहीं लेते हैं। उनका मानना होता है चलिए हिंदी तो हिंदी भी हम लास्ट में कवर कर लेंगे, लेकिन फिर लास्ट में वही बच्चे आते हैं, कहते हैं कि हिंदी तो आ रहा था लेकिन हमारा हिंदी छूट गया। दोस्तों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में 30 सही कर सकते हैं। चाहे आप मैथ में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए हिंदी को आप अच्छे से पढ़िए। हिंदी के साथ साथ आपका संस्कृत भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, सिर्फ भाषा की फ़र्क होता है। यह हिंदी में लिखा रहता है, वह आपका संस्कृत में लिखा रहता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। आइए चलिए से आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं गद्यांश पद्यांश से, और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी से। सबसे पहले हम सब गद्यांश को पढ़ते हैं। आजकल बड़े बड़े कल कारखानों, उद्योगशालाएं अपनी धुआं उगलती चिमनियों से वायुमंडल में प्राणघातक जहरीली हवाएं प्रसारित कर रही हैं। इन उद्योगशालाओं और कारखानों में प्रयुक्त होने वाला पानी अनेक प्रकार के जहरीले रसायनों से युक्त अवशेष के रूप में नदियों में बेहिचक उड़ेला जा रहा है, जो नदियों के प्राकृतिक जल को अपेय बना रहा है। इसके अलावा सड़कों पर दौड़ते वाहन, उनका धुआं और जहरीली गैसें भी इन प्रदूषण में अपना अंशदान कर रही हैं। इस चौतरफा आक्रमण में मानव सभ्यता का बच पाना एक कठिन कार्य लग रहा है, क्योंकि प्राणवायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब देखिए, यह तो आपका पूरा आपका गद्यांश हो गया। अब जो क्वेश्चन बने हैं इसी से बने हैं, तो हम सब सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में प्राण को संकट में डालने वाली विषैली हवाएं कौन फैला रहा है दोस्तों? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कारखानों की चिमनियाँ, सेकंड ऑप्शन है कारखानों की नालियाँ, थर्ड ऑप्शन है बड़े बड़े कल कारखाने, या फिर लास्ट है कारखाने और प्रयोगशालाएं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें जो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कल कारखानों की चिमनियाँ। आप कहेंगे बड़ी बड़ी कारखाने तो भी तो जो प्रदूषित गैस फैला रहे हैं वह भी तो समस्याएं हैं, लेकिन आपको बताना किसके अकॉर्डिंग है, जो गद्यांश में लिखा गया है। गद्यांश में क्या लिखा गया है? गद्यांश में लिखा गया है जो चिमनियाँ हैं उससे जो धुआं निकल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। हमको सिर्फ गद्यांश के अनुसार बताना है, अपना इसमें नहीं दिमाग लगाना है कि हम अपने हिसाब से बताएं। आपके हिसाब से तो यह भी सही होगा ना, बड़े बड़े कल कारखानों, इसमें सभी आ जाएंगे, लेकिन आपके गद्यांश में लिखा गया है कारखानों की चिमनियाँ। तो आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है, कौन कर रहा है? ऑप्शन है पहला कारखानों से निकलने वाली जहरीली वायु, सेकंड ऑप्शन है कारखानों से निकलने वाला धुआं, थर्ड ऑप्शन है घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, लास्ट है ऑप्शन है कारखानों से निकलने वाला रासायनिक युक्त पानी।
इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें फोर्थ सही है, कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? अब देखिए, वायु प्रदूषण का कारक कौन सा नहीं है? ऑप्शन है पहला वाहन, उद्योग, कारखाने या फिर विद्यालय। देखिए, वाहन से आपका प्रदूषण होता है, उद्योग से होता है, कारखानों से, विद्यालय से नहीं होता है, या आपके प्रदूषण के कारक नहीं है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राण वायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है, या जो अभाव है इसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन है अभाव पूर्ण, सेकंड ऑप्शन है अनुपस्थिति, थर्ड ऑप्शन है अतिशयता, लास्ट ऑप्शन अभावग्रस्त। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अनुपस्थिति। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गद्यांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बचना असंभव है। वाक्य में तात्पर्य क्या है? जो गद्यांश में हमने पढ़ा था कि चौतरफा आक्रमण हो रहा है जिससे मानव सभ्यता का बचना असंभव है, इसका क्या मतलब है? किस तरफ यह इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन है पहला शत्रु द्वारा किए जा रहे आक्रमण से मानव का अस्तित्व संकट में, सेकंड है वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व संकट में, लास्ट है पड़ोसी देशों द्वारा किया जा रहे आक्रमण में मानव सभ्यता संकट में, लास्ट है अनेक रोगों के कारण मानव सभ्यता संकट में छाया है। या कि जैसे कि पूरा गद्यांश किस पे फोकस था? आपके प्रदूषण पे था, तो यही है कि ऑप्शन सेकंड सही होगा, वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व संकट में है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से है, क्योंकि प्राण वायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बड़े बड़े शब्द युग्म हैं, क्या है दोस्तों? एक मिनट, अच्छा यहाँ से नहीं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से है क्योंकि इसमें जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता था उसमें गद्यांश और क्वेश्चन एकदम सटा हुआ था। इसके ऊपर गद्यांश ही है, सब गद्यांश लिखा गया है, यहाँ पे गद्यांश खत्म हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे है। ये क्वेश्चन बड़े बड़े शब्द युग्म हैं, क्या है दोस्तों? ऑप्शन है पूर्वोक्त शब्द, सेकंड ऑप्शन है विलोम शब्द, थर्ड ऑप्शन है पर्यायवाची शब्द, लास्ट ऑप्शन है सार्थक निरर्थक शब्द। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पुनरुक्त शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। चौतरफा में समास का भेद बताइए। चौतरफा में कौन सा समास होता है? देखिए, चौतरफा में आ क्या रहा है? आप कहेंगे चौतरफा में आ रहा है आपका संख्या, जैसे चौराहा हो गया, तिराहा हो गया। तो क्या है? द्वंद्व समास है, द्विग समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है। द्विग समास दोस्तों, जो बच्चे को कन्फ्यूजन होता है द्वंद्व और द्विग में होता है। द्वंद्व मतलब द्वंद्वता होती रहे, एक दूसरे में द्वंद्वता रहे, वो आपका द्वंद्व समास कहलाया जाएगा। द्विग समास में जहाँ संख्यावाचक शब्द रहे वो आपका द्विग समास कहलाता है। जैसे चौतरफा क्या है? संख्या आ रही चौ, मतलब ऑप्शन सेकंड इज इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेहिचक शब्द है, बेहिचक शब्द क्या है? तत्समय, तद्भव, आगत है, देशज है। बेसिक शब्द क्या है दोस्तों? बेसिक आपका शब्द है, ऑप्शन इसमें थर्ड सही होगा, यह आगत है। बेसिक शब्द क्या है? यह आपका आगत है, ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रसारित शब्द में प्रत्यय है, प्रसारित शब्द में प्रत्यय क्या है? प्र प्रत्यय है, रेत प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। प्रसारित शब्द में जो प्रत्यय है दोस्तों, ऑप्शन इसमें जो सही है ऑप्शन थर्ड सही है, प्रसारित में इत प्रत्यय है। प्रसारित प्रत्यय जो लास्ट में लगता है तो प्रसारित में क्या होगा? इत प्रत्यय, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी तक दोस्तों जो आपके गद्यांश से क्वेश्चन बने थे उसको हम सब कवर किए। अब हम जो आपके कविता से क्वेश्चन बने हुए हैं उसको हम सब कवर करते हैं। कविता आपका यहाँ से शुरू हो रहा है।
कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है, जो यह समझे हाय, देखता है वह सपना है। तुझको सारे जीव एक से ही प्यारे हैं, कर्मों के फल मात्र यहाँ न्यारे न्यारे हैं। हे मातृभूमि तेरे निकट सबका सम संबंध है, जो भेद मानता वह अहो लोचन युक्त भी अंध है। ये तो कविता हो गया। अब इसे जो क्वेश्चन बने, क्वेश्चन की तरफ हमसे बढ़ते हैं। कविता में किसे संबोधित किया गया है? कविता में किसे संबोधित किया गया है? ऑप्शन आपके पास है, समस्त जीवों को, मातृभूमि को, लोगों को या फिर न्यारों को। इसमें दोस्तों मातृभूमि को इंगित किया जा रहा है कविता में, तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि ने किस नासमझी पर दुख व्यक्त किया है? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद कहने को मानना। सेकंड ऑप्शन है मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद कहने को। थर्ड ऑप्शन है मातृभूमि द्वारा सभी से नजदीकी रिश्ता बनाना। या फिर लास्ट ऑप्शन है मातृभूमि द्वारा अलग अलग फल देना। कवि ने नासमझी पर दुख व्यक्त किया है, किसके लिए व्यक्त किया है दोस्तों? ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही है, मातृभूमि द्वारा लोगों में भेद कहने को मानना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मातृभूमि की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? मातृभूमि के किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? ऑप्शन है पहला सभी को अपना नाम मानना। सेकंड ऑप्शन है सभी को समान फल देना। थर्ड ऑप्शन है सभी पर समान उपकार करना। लास्ट ऑप्शन है सारे जीवों को सोपन दिखाना। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, सभी पर समान उपकार करना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार, ऑप्शन है पहला भेदभाव पूर्ण व्यवहार मिलता है। सेकंड ऑप्शन है भेदभाव मिलता है। थर्ड ऑप्शन है अलग अलग जीव मिलते हैं। लास्ट है अलग अलग परिणाम मिलते हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, अलग अलग परिणाम मिलते हैं। सभी प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार क्या होता है दोस्तों? अलग अलग परिणाम मिलते हैं। ऐसा नहीं सबको एक समान परिणाम मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लोचन युक्त से तात्पर्य दोस्तों, लोचन युक्त से क्या तात्पर्य? ऑप्शन है पहला जो लालच करते हैं। सेकंड है जो देख सकते हैं। थर्ड है जो साहसी हैं। लास्ट है जो शक्तिशाली हैं। लोचन युक्त से तात्पर्य, लोचन युक्त से जो तात्पर्य दोस्तों, ऑप्शन सेकंड सही होगा, जो देख सकते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चल। विशेषण शब्द नहीं है, विशेषण शब्द नहीं, जो विशेषण नहीं है उसको आपको बताना है। ऑप्शन है पहला, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है प्यारे, सम, न्यारे, संबंध। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ दोस्तों, संबंध जो है वो आपका विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ से आपके जो पेडोलॉजी के क्वेश्चन है तो शुरू होते हैं। भारत में विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है? किसकी बात करें? बहुभाषावाद। बहुभाषावाद दोस्तों बच्चे के लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है। ऑप्शन है पहला बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं और विषयों के शिक्षण अध्ययन के लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए। सेकंड है बहुभाषिक कक्षाओं का यह उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थी जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सीखें। थर्ड ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी सीखने, देखिए इसमें अंग्रेजी कह रहे हैं, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षाओं का यह उद्देश्य कि सभी विद्यार्थी जहाँ तक संभव अधिक से अधिक भाषा सीखें। अब इतनी भाषाएं हैं, सभी भाषा सीख ले बच्चे, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को मातृभाषा से शुरू करते हुए हिंदी फिर अंग्रेजी, इस तरह के 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। दोस्तों सिर्फ 3 ही भाषाएं आप नहीं सिखा सकते हैं, हो सकता है बच्चा साउथ का हो, वह तमिल तेलुगु सीखना चाहे, तो फिर ऑप्शन आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भाषा शिक्षण के किस उपागम में
समूची पाठ्य सामग्री के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है बजाय कि एक एक शब्द के अर्थ पर। ऑप्शन है पहला विभिन्न दर्शनग्राही उपागम, सेकंड है समग्र भाषा उपागम, थर्ड है संरचनात्मक उपागम, लास्ट है संप्रेषणात्मक उपागम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समग्र भाषा उपागम। सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चल, वाग समुदाय लोगों का वह समूह है जो, पहला ऑप्शन है विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा के विशिष्ट प्रकार में बात करते हैं, सेकंड है भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं, थर्ड है जिनके एक समान वाक्य विकार हैं, फोर्थ का है ऑप्शन है एक समान भाषा का शिक्षण करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। वाक समुदाय लोगों का वह समूह है जो, ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कक्षा 5 के अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम का प्रयोग करती है, उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अब गलत जो होगा वही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन है पहला कहानी की थीम संबंधित शिक्षार्थियों को पूर्व ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। सही है दोस्तों, आप ऐसा सहारा लेना चाहिए बच्चों से। कहानी के अंत का अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए, यह भी आपका सही हो जाएगा। कहानी को कंठस्थ करके कक्षा में वर्णन करना चाहिए, कंठस्थ नहीं, आपको रटंत्र विद्या नहीं का प्रयोग करना है। फोर्थ ऑप्शन है कहानी के पात्रों पर विमर्श करने का मौका देना चाहिए, यह भी सही हो जाएगा। गलत आपका थर्ड है और सही थर्ड ही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको गलत ही बताना था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के द्वारा आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया गाते हैं, सेकंड है बच्चे प्रवाह के साथ नहीं बोल पाते हैं, थर्ड है बच्चे किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए केवल मुख्य शब्द का सहारा लेते हैं, जैसे माँ सेब खाती है, लास्ट है बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बच्चे उड़ती हुई सभी चिड़ियों को गौरैया गाते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के द्वारा आरंभिक शब्द त्रुटि का अच्छे के रूप में विस्तार का उदाहरण है। दोस्तों वह चिड़िया के बारे में जान रहा है, जिससे चिड़िया उड़ रही है, जितना भी चिड़िया उड़ रही है वो गौरैया कह रहा है, गौरैया है गौरैया है, उसे गौरैया पता है, हाँ गौरैया बताया गया, हाँ ये चिड़िया गौरैया। आपने किसी चिड़िया को दिखा दिया कि बेटा वह गौरैया है, अब वो जितनी चिड़िया को देख रहा है सभी कह रहा है गौरैया है गौरैया है गौरैया है, यही इसमें प्रारंभिक त्रुटि माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है। करें अर्थ के समझ बनाने की जगह क्या किया जाता है, वाक्य के प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है। पहला ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद विधि, सेकंड ऑप्शन है संप्रेषण उपागम, थर्ड ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, लास्ट ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, संरचनात्मक उपागम। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गहन पठन क्या है। गहन पठन के बारे में आपको बताना है। सरसरी तौर पर पठन, गंभीर पठन, पठन से पूर्व, सामूहिक पठन। गहन पठन जब कोई चीज हम गहनता से पढ़े तो वह कौन सा है, गंभीर पठन। आपका सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्थ्रिया का लक्षण है। ऑप्शन है पहला लेखन में कठिनाई, सेकंड ऑप्शन है ध्वन वर्ण या शब्दों का दोहराव या लंबे तान में बोलना, थर्ड ऑप्शन है मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वन निकालने में जीभ और ओठ के समन्वय में कठिनाई, लास्ट है जिन शब्दों को बच्चे सुनते व पढ़ते हैं उन्हें समझने की कठिनाई। इसमें डिस्थ्रिया की बात कर रहे हैं। ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही है कि मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वन निकालने से जेब और ओठ में समन्वय में कठिनाई। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठन उपकौशल नहीं है। अब जो नहीं है, जो गलत है, वही आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है संबंधता स्थापित करना, सेकंड ऑप्शन है अनुमान लगाना,
थर्ड ऑप्शन है अंतःक्रिया करना, लास्ट ऑप्शन है विश्लेषण करना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अंतःक्रिया करना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पठन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन पढ़ते हैं हम सब। पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्य सामग्री से सूचनाएं और ज्ञान अर्थ निर्माण के साथ साथ ग्रहण किया जाता है। सेकंड है डिकोडिंग, लिखे हुए शब्दों को सही तरह से उच्चारित करने के लिए अक्षरों के नमूनों के ज्ञान के साथ साथ अक्षर ध्वनि संबंध के ज्ञान का इस्तेमाल करने की क्षमता है। ऑप्शन है पहला ए और बी दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन है ए सही है लेकिन बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है बी सही है लेकिन ए गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन इसमें बी जो है गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा 2 की अध्यापिका अपनी कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश का सृजन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करवा सकती है। ऑप्शन है पहला दीवारों पर उपयुक्त ऊंचाई पर कहानी और पोस्टर लगाना। सेकंड है बच्चों को कहानियां सुनाना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की दीवार को सजाने के लिए दीवार पर फूल और पशुओं के चित्र चिपकाना। लास्ट है मुद्रित लेख के अनुसार बच्चों को लिखने के लिए कहना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दीवारों पर उपयुक्त ऊंचाई और कहानियों का पोस्टर लगाना। देखिए मुद्रित परिवेश की बात करें तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नीचे भाषा कौशल के विकास के लिए कुछ गतिविधियां दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयुक्त की जा सकती हैं। किसकी बात करें, श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल आप जानते होते हैं, श्रवण कौशल होता है जो बच्चा सुनने से संबंधित है। ऑप्शन है पहला अध्यापक कहानी में आए पात्रों की भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती है। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहा जाए। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को याद करने योग्य घटनाएं सुनाने के लिए कहा जाए। लास्ट है बच्चों को अपने पढ़ी गई कहानी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सही है तो ऑप्शन फर्स्ट सही है कि अध्यापक कहानी में आए पात्रों को भौतिक आकृतियों का वर्णन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कह सकती है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मनुष्य भाषा उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वयस्कों के अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल व क्षमताओं भाषा अर्जन का यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन है पहला संज्ञानात्मक उपागम। सेकंड ऑप्शन है प्राकृतिक उपागम। थर्ड ऑप्शन है व्यवहारवादी उपागम। लास्ट है सामाजिक संस्कृति उपागम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड व्यवहारवादी उपागम। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नॉम चॉम्स्की ने यह विचार दिया कि मनुष्य सहजात भाषिक क्षमता के साथ पैदा होता है। इस क्षमता को किसकी उपस्थिति में परिवेश से जुड़े मौखिक निवेश से समर्थित होने की जरूरत है। ऑप्शन है पहला भाषा अर्जन उपकरण। सेकंड ऑप्शन है भाषा अधिगम उपकरण। थर्ड ऑप्शन है व्याकरण अर्जन उपकरण। लास्ट है अधिगम भाषा उपकरण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, भाषा अर्जन उपकरण। देखिए नॉम चॉम्स्की का मानना था कि जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है बच्चे में जन्मजात होती है, जो अधिगम होता है वो परिवेश से सीखता है, लेकिन अर्जन की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों को अवकाश गृहकार्य के रूप में अपने रुचि की कोई 10 कहानियां पढ़ने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उन्हें क्या कहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्या दोस्तों कहानियां पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। गहन पठन, विस्तृत पठन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, विस्तृत पठन। दोस्तों इसी के साथ आज हम सब जो आपका 7 फरवरी 2023 को एग्जाम हुआ था उससे हिंदी से संबंधित 30 क्वेश्चन को कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ ये क्लासेस समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो मिलती है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।